हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नॉलेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कस कंटिन्यूअसली वापस होने जा रहा है। दोस्तों, इसमें हमारा आज ये राज्यसभा पर लेक्चर चल रहा था। इस राज्यसभा पर दोस्तों हमारा एक पहला भाग हो चुका है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां जाकर के आप पहले इसका जो प्रथम भाग है, पहला भाग है जहां से हमने राज्यसभा की शुरुआत की है, उसे जरूर देख ले दोस्तों। उसके बाद ही इस आज के इस लेक्चर को देखे, अन्यथा आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने सेकंड भाग की। आज के ये सेकंड भाग है दोस्तों राज्यसभा पर, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों, कार्य और शक्तियों के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों जो अगर कोई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जिनको एक समस्या रहती है कि सर आपके लेक्चर हमें कंटिन्यूअसली सीरीज वाइज नहीं मिल पाते हैं, तो उन सबके लिए दोस्तों जिस प्रकार से अपनी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। आराम से जाकर के इस प्लेलिस्ट में जाकर अपने टॉपिक के अनुसार जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उससे संबंधित आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली सीरीज वाइज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आप पे डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों, यहां से आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लिंक है दोस्तों। टेलीग्राम पर एक लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जहां पर आप हमारी सभी लेक्चरों की डेली अपडेट ले सकते हैं। सभी लेक्चरों की लिंक आपको वहां प्रोवाइड की जाती है, और उसके साथ साथ में दोस्तों जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है या अपलोड होता है टेलीग्राम ग्रुप पर, वैसे ही साथ में उसकी एक नोट्स भी अपलोड कर दी जाती है उसी टॉपिक की। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीए फर्स्ट ईयर से लेकर और अगर बीए थर्ड ईयर तक अगर आप हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्टों को पूरे फुल डिटेल पूरे विस्तार के साथ में, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आप कंटिन्यूअसली दोस्तों परमानेंटली आप 3 साल के लिए हमारे साथ ऐड हो जाएंगे, जहां पर आप कंप्लीट बीए कर पाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे पूरे विस्तार पूर्वक फुल एनालाइज के साथ में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जिसमें दोस्तों हम राज्यसभा से संबंधित बात करेंगे। राज्यसभा के गठन से संबंधित दोस्तों पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले भाग में, और अब जो आज का जो हमारा ये टॉपिक होने जा रहा है सेकेंड भाग पे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट पे ही डायरेक्ट मूव करेंगे हम जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो ये राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले का पूरा पार्ट हम भाग 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये भाग 2 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और आपने अगर इसका पहला भाग नहीं देखा है, अर्थात राज्यसभा का पहला भाग नहीं देखा है, तो कृपया करके पहले पहले भाग को देख ले, तभी आपको राज्यसभा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी टॉपिकों को पूरे विस्तार के साथ पढ़ाते हैं, चाहे टाइम क्लासेस चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, कितनी भी लंबी क्लासेस जा सकती है। यहाँ टाइम का वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं कोई हाथ में घड़ी भी बांधकर नहीं आता हूं ताकि टाइम को यहाँ देखा जाए, या मेरे स्टूडियो में भी कोई घड़ी नहीं है इसी कारण से, ताकि मैं टाइम के हिसाब से आपका लेक्चर रिकॉर्ड ना करूं, बल्कि मैं जैसा टॉपिक होता है उस हिसाब से ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं, आपके लिए लेक्चर लेकर आता हूं। ठीक है ना, तो लेक्चर कितना लंबा होगा ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने राज्यसभा के गठन को समझ लिया बहुत अच्छे से, अब मैं ये मानकर चल रहा हूं क्योंकि मैं ये आपको समझा चुका हूं पहले भाग में। ठीक है, फिर बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखी है तो पहले उसे देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखे, इस लेक्चर को देखे। सुनिए, तो राज्यसभा के जब हमने गठन को देखा, तो गठन को देखते वक्त दोस्तों हमने कई इसके महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, चर्चा की थी। जैसे कि राज्यसभा भाई संसद का एक जो है एक उच्च सदन है, और ये कभी भी भंग नहीं होता है, अर्थात कि ये एक स्थायी सदन है। ठीक है ना, तो इसमें जो सदस्य आते हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं, और फिर नए सदस्य वही 1/3 सदस्य जितने पद खाली होते हैं हर 2 साल में उतने ही सदस्य वापस से उसमें उनकी राज्यसभा में एंट्री हो जाती है। ठीक है ना, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो चूंकि दोस्तों ये संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, तो क्या अब यहाँ एक विशेष प्रश्न खड़ा होता है
क्या जितनी शक्तियां लोकसभा के पास में है, क्या राज्यसभा के पास भी उतनी ही शक्तियां हैं? या फिर जिस प्रकार से हम राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहते हैं, तो क्या लोकसभा से अधिक शक्तियां हैं राज्यसभा के पास में? या किस किस प्रकार की शक्तियां रखता है ये, कितने अधिकारों का प्रयोग करता है शासन के संचालन के लिए, कितने प्रकार के अधिकारों का ये संचालन करता है, कितने अधिकारों का ये प्रयोग करता है? तो इन सब चीजों को अगर दोस्तों हमें विस्तार से जानना है, तो ये जितने पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों, कुल कंप्लीटली ये 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंटों के माध्यम से हम कंप्लीटली राज्यसभा की शक्तियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे और भली भांति रूप से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके दोस्तों, कोई भी स्किप नहीं करेगा, वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट लगा के 100% कॉन्सेंट्रेट के साथ में सिर्फ मुझे सुनते रहिए। सुनने से ही आपका ये पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज और, मैं 1 मिनट का और टाइम ले रहा हूं आप लोगों से। दोस्तों मुझे कमेंट करके एक बात का जरूर रिप्लाई कीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि कुछ डाउट जो कि आप कमेंट के माध्यम से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपके डाउट क्लियर के लिए दोस्तों संडे को, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई क्लासेस विशेष क्लासेस नहीं होती है, तो क्या संडे को इवनिंग में या मॉर्निंग में एक डाउट सेशन लाइव क्लासेस के तहत रख दे? अगर आप सभी लोग इसको लेकर के अगर उत्साहित है, अर्थात कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने लाइव आऊं सिर्फ आपके डाउट सोल्व करने के लिए, है ना, 1 घंटे का सेशन होगा लाइव में भी, जिसमें आपके सभी प्रकार, किसी भी प्रकार के आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, उनका मैं लाइव आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या इसे लाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए हर संडे को एक डाउट सेशन रखा जाए, वो भी लाइव क्लासेस में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अधिकतम कमेंट आते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट संडे से ही हम डाउट सेशन का जो भी क्लास होगी वो क्लियर चालू कर देंगे लाइव में। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन करके दोस्तों शुरुआत करते हैं इनकी। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। जिस प्रकार से जब हमने लोकसभा, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हमारी पीपीटी वाली टीम कुछ रीड करना भूल जाती है, ये लोकसभा वाला कंसेप्ट रखती है यहाँ पर दोस्तों, राज्यसभा है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लिया करे, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है तो उसको थोड़ा ठीक कर ले, है ना, थोड़ा सा एडिट करके चले। जैसा कि देखिए, वापस से हम पिछले स्लाइड पर आते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें से काफी सारी जो विशेषताएं हैं, जो अधिकार हैं, या कहें कि जो शक्तियां हैं, वो लोकसभा के पास में जितनी शक्तियां हैं वही की वही शक्तियां जो है राज्यसभा के पास भी है, सिर्फ कुछ शक्तियों को छोड़ दे तो, या जैसे कि विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, ये कुछ ऐसी शक्तियां थी जो लोकसभा के पास भी होती है। लेकिन अब उसके साथ हम कंपेयर भी करते चलेंगे कि लोकसभा के पास ज्यादा या राज्यसभा के पास ज्यादा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं विधायी शक्ति। दोस्तों जब हमने आपको लोकसभा वाला चैप्टर पढ़ाया था, इससे जस्ट पहले, इसके अगर पहले भाग को छोड़ देंगे तो राज्यसभा से पहले हमने लोकसभा को ही कंप्लीट किया था। तो लोकसभा जब हमने पढ़ाया था तो आपको विधायी शक्तियों के बारे में भली भांति रूप से समझा दिया था कि विधायी शक्तियां क्या होती है, विधायिका क्या होती है, विधायी शक्ति क्या होती है, बल्कि संसद की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात की संसद के तीनों अंगों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, तो विधायी शक्ति के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि लोकसभा के पास जितनी शक्तियां हैं, क्या उतनी ही शक्तियां विधायी शक्तियों के तहत राज्यसभा के पास भी है? विधायी शक्ति का मतलब क्या होगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ, डिटेल में मैंने आपको लोकसभा वाले लेक्चर में बताया था, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। जो मेरे मित्र पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता कि विधायी शक्तियां क्या होती है, मैं उनके लिए छोटा सा कमेंट करूंगा। दोस्तों विधायी शक्ति का अर्थ होता है कि कानून बनाने की कितनी शक्तियां हैं इसके पास। ठीक है, तो जो कानून का निर्माण करते हैं उसी को हम विधायी शक्ति बोलते हैं। ठीक है ना, तो विधायिका किसे बोलते हैं भाई? विधायिका जो कानून का निर्माण करती है ना, उसे हम विधायिका बोलते हैं। तो विधायी शक्ति अर्थात कि कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियां होती है उसे ही हम विधायी शक्ति बोलते हैं। तो विधायी शक्ति अर्थात कि कानून निर्माण से सबके संबंध में राज्यसभा के पास में कितनी शक्तियां हैं, उस पर ही ये पूरा टॉपिक, ये पूरा पॉइंट निर्भर करता है। तो दोस्तों पहले स्लाइड पर आइए, एक बार इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, उसके बाद में मैं आपको इसका पूरा एक व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा को लोकसभा के समान ही विधायी शक्तियां प्राप्त है। इस कंसेप्ट को भी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग।
जिस प्रकार से लोकसभा के पास में विधायी शक्तियां हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा के पास भी विधायी शक्तियां हैं। और ये विधायी शक्तियां दोस्तों किसी कानून ने नहीं दी है, बल्कि संविधान ने स्वयं दी है। ठीक है, संविधान ने स्वयं दी है। संघ सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों फिर से एक बार ये वही कंसेप्ट घूमकर हमारे पास आ चुका है, सूचियों वाला, जो कि हम लोकसभा वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझे थे इसको, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझिए। जैसे कि संविधान में दोस्तों हमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, और ये 3 सूचियां किस लिए होती है, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्ट शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। अर्थात कि किन किन मैटर पर, अर्थात कि कौन से विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शक्ति का विभाजन। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन करने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने ये 3 सूचियों का निर्माण किया था, जिनका नाम है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। कौन कौन सी सूची दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकारों को रखा गया था, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकारों को रखा गया, और इन दोनों सूचियों में से जो अधिकार बच गए, जो नहीं रख पाए थे, जो भविष्य में आकर के अपने आप जुड़ते चले गए, वो दोस्तों उसके लिए एक कॉमन सूची बनाई, जिसे कहा गया समवर्ती सूची। ठीक है ना? तो संघ सूची पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उसी प्रकार से राज्य सूची पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। क्लियर हो रहा ना? तो दोस्तों इसी प्रकार से विधायी शक्तियों की जब हम यहां बात करते हैं राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, तो जिस प्रकार से लोकसभा के पास में कानून बनाने की शक्तियां दी गई है संविधान के द्वारा, उसी प्रकार से राज्यसभा को भी शक्तियां प्रदान की गई है कानून निर्माण करने की। जैसा कि राज्य सूची के संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर तो ये कानून निर्माण कर ही सकता है कौन? राज्यसभा। हालांकि ये एक अलग बात है कि एक विधेयक राज्यसभा में पेश होने के बाद में उसे लोकसभा में भी पास होना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाकर के उनके सिग्नेचर लेने होंगे, तब जाकर के कोई विधेयक कानून बनता है, वो एक अलग प्रोसेस। लेकिन इसकी शुरुआत राज्यसभा में की जा सकती है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा के पास में एक विशेष पावर होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती है, वो जरा इसको समझिए आप। कौन सी होती है दोस्तों? कि देखिए, लोकसभा सिर्फ संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा दोस्तों, यहां देखिए, इसको जरा पढ़िए आगे, संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर राज्यसभा में जो है विधेयक प्रस्तुत तो किया जा सकता ही है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी विधेयक सदनों की सहमति से ही कानून बनता है, दोनों सदनों की सहमति से ही कानून बनता है, ये आपको पता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदन एकमत नहीं होते हैं, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलवाते हैं। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा की एक ही बैठक करवाते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है ना? तो संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बहुमत से विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसमें यहां पर यह क्लियर किया गया है कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा को वही अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को है। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें, जैसे कि धन विधेयक या वित्त विधेयकों को छोड़ दें, तो बाकी जो साधारण जितने भी विधेयक होते हैं जिनसे कानून का निर्माण होता है, वो सारे विधेयक दोस्तों राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं, और राज्यसभा में पास होने के बाद में लोकसभा में पास होने के बाद में राष्ट्रपति साहब के पास में। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है कि राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा पास करने को सहमत नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति साहब दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक बुलवा करके उसे पास करवा सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि किसी भी विधेयक के अधिनियम बनने के लिए या कानून बनने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों की सहमति उसे मिलनी चाहिए। दोनों सदन अर्थात कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, या दोनों में से एक की भी अगर अनुमति नहीं मिलती है, तो वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा।
क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? चलिए, तो अब इसके बाद में दोस्तों मूव करेंगे हम वित्तीय शक्तियों पर। दोस्तों वित्तीय शक्ति, अब ये वित्तीय शक्तियां क्या होती है? अरे भाई एकदम क्लियर दिमाग में रखिए। देख, जिस प्रकार से विधायी शक्ति का अर्थ क्या हुआ? कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां। उसी प्रकार से जब हम यहाँ वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो वित्तीय शक्ति क्या होगी भाई? वित्तीय शक्तियों का मतलब होता है धन से संबंधित जो शक्तियां है, अर्थात आर्थिक जिस कार्य में, अर्थात कि जिस किसी भी योजना में संपत्ति का इस्तेमाल होता हो, धन का इस्तेमाल होता हो, धन का प्रयोग होता हो, या किसी भी संपत्ति से संबंधित या किसी धन से संबंधित जो है अगर कोई योजना है तो वो विधेयक जो है धन विधेयक कहलाएगा या वित्तीय विधेयक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात पूरी तरह क्लियर कर देना चाहता हूं कि राज्यसभा को धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। जितने अधिकार लोकसभा के पास में है, राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत होती है कि वो उस विधेयक को अपने पास रख के और सिर्फ कुछ समय डिले कर सकता है, लेट कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर राज्यसभा सहमत नहीं भी होती है तो भी लोकसभा अकेले उसको पारित कर सकती है, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को। अब जरा स्लाइड को पढ़िए, अब आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, वित्तीय मामलों में राज्यसभा बिल्कुल ही शक्तिहीन है। ठीक है ना? तो वित्तीय मामलों में या धन विधेयक से संबंधित मामलों में राज्यसभा पूरी तरह से शक्तिहीन है, इसके पास में कोई शक्तियां नहीं है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना, में ही, इन शब्दों पर फोकस किया करें आप लोग। में ही, संविधान ने स्पष्ट कहा है कि वित्तीय शक्तियां सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब भाई देखिए, कोई विधेयक आता है, अब कौन कहेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है, इसलिए राज्यसभा का कोई महत्व नहीं है इसमें। राज्यसभा के पास में अधिकार नहीं कि वो इसको होल्ड भी करके रखे या रिजेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसा कौन कहेगा कि भाई ये जो विधेयक आया है ये धन विधेयक है या वित्तीय विधेयक है? कौन कहेगा? तो दोस्तों वो लोकसभा के अध्यक्ष उसको साबित करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा जब किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित कर दे तो वह राज्यसभा में जाता है। ठीक है, आप सबको पता है कि धन विधेयक सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। और एडिशनली मैं आपको एक बात और बता दूं, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक जब भी लाया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति साहब के साइन होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है इसमें, है ना, ताकि बाद में राष्ट्रपति साहब के पास ना भेजना पड़े। तो पहले राष्ट्रपति से पारित होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद में सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं जाएगा। ये पहले लोकसभा में पारित होगा, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। ठीक है, और राज्यसभा को दोस्तों इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक उसको होल्ड करके अपने पास रख सकती है, वो भी सिर्फ डिले करने के मकसद से। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। और 14 दिन के बाद भी अगर राज्यसभा साइन करके सहमत होकर के अगर उस विधेयक को वापस लोकसभा में नहीं लौटाती है तो भी वो विधेयक जो है पारित मान लिया जाता है राज्यसभा की ओर से भी, कि राज्यसभा ने 14 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब कि वो पारित हो गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से दोस्तों ये वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्यसभा के पास में कोई अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान के संशोधन के तहत राज्यसभा क्या शक्ति रखती है अपने पास में, तो जरा उस पर देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर संविधान के द्वारा कहा गया है कि संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बिल्कुल इक्वल है, इक्वल पावर से बराबर शक्तियां हैं। सिर्फ आप एक पॉइंट विशेष कर याद रखेंगे कि वित्तीय मामलों में राज्यसभा के पास कोई शक्तियां नहीं है। बाकी संविधान के संशोधन के मामले में देखिए, अगर कोई ऐसा विधेयक आता है जो कहता है कि भाई मैं अगर पास हो जाऊंगा तो संविधान में इतना बदलाव कर दूंगा, अर्थात कि संविधान में संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक पारित होता है तो लोकसभा के पास जितनी शक्तियां हैं उतनी ही शक्तियां राज्यसभा के पास भी होती है। ठीक है,
तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जैसे कि वित्तीय विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो चाहे वो लोकसभा में जाए या राज्यसभा में, कहीं से भी उसकी शुरुआत हो सकती है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत हो समझा जाएगा या होगा जबकि उसे दोनों सदनों के उपस्थित या वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 एवं सदन की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक आता है तो उसे तभी पारित समझा जाएगा, अर्थात वो तभी कानून बनेगा या तभी संविधान में संशोधन हो पाएगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य उस पर साइन कर दे अर्थात सहमत हो जाए। अब कितने सदस्य, क्या लोकसभा के सारे सदस्य सहमत होने चाहिए या राज्यसभा के सारे सदस्य में सहमत होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, संविधान में स्पष्ट कह दिया गया है कि जितने सदन में सदस्य है, कुल सदस्य जैसे कि लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, तो उन कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो पूर्ण बहुमत हो जाएगा, जैसे कि अगर 100 है तो 51 हो जाते हैं पूर्ण बहुमत से, है ना। तो आधे से एक अधिक अगर लोग उस पर सहमत हो जाते हैं, पूर्ण जितने भी सदस्य हैं उनके, है ना, उनके आधे से अगर एक व्यक्ति भी अगर अधिक होता है तो उसको हम पूर्ण बहुमत कह देंगे। इसके अलावा अगर इतने सदस्य नहीं है उपस्थित, तो इसके अलावा दोस्तों जितने उपस्थित है उस समय साइन करते वक्त या जब सभा बैठी हुई है तो सभा के समय में जितने सदस्य उपस्थित है, अगर उन सदस्यों में से 2/3 सदस्य मतलब 3 में से 2 सदस्य, है ना, तो जितने उपस्थित है उनमें से अगर 2/3 सदस्य अगर उस पर सहमत होते हैं तो ही संविधान में संशोधन हो पाएगा। तो दोनों को बराबर पावर है, राज्यसभा में भी यही प्रोसेस होगी और लोकसभा में भी यही प्रोसेस होगी। और इसमें एक बात और आप विशेषकर ध्यान रखें कि अगर राज्यसभा सहमत नहीं होती है इस मामले में, या संविधान संशोधन का जो ये विधेयक आता है पारित होने के लिए राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है, राज्यसभा के सदस्य सहमत नहीं हो पाते हैं, तो राष्ट्रपति साहब इसकी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते संविधान संशोधन की। याद रखिएगा इस दोस्तों, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो कुछ देखिए किस किस में राष्ट्रपति साहब जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो संयुक्त बैठक दोस्तों सिर्फ साधारण विधेयक होते हैं, सिर्फ उनको लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बाकी इसके अलावा अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि यार अगर संविधान मान लेते हैं कि लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया संविधान संशोधन का, लेकिन राज्यसभा ने नहीं माना, अब ये विवाद तो खड़ा हो चुका है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संविधान संशोधन के विधेयक के तहत अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो फिर अब ये विवाद कौन सुलझाएगा? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखें, ये विवाद हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। ठीक है ना, कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है ना, तो संविधान संशोधन का अगर ये विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उस विवाद को सुलझाया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी 100% आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बात करेंगे दोस्तों कार्यपालिका पर नियंत्रण की। कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण के तहत कितने अधिकार है? जैसा कि हमने लोकसभा वाले कंसेप्ट में, लोकसभा वाले लेक्चर में भी देखा था कि लोकसभा वाले लेक्चर में कितने अधिकार थे लोकसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण किसका होता है? भाई जिसकी सरकार होती है, जिस दल की सरकार होती है उसका वास्तविक नियंत्रण होता है। और नियंत्रण कैसे करते हैं? भाई नियंत्रण ऐसे करते हैं कि कार्यपालिका के जितने भी विभाग होते हैं उस हर विभाग में एक कैबिनेट मंत्री बैठता है, और वो कैबिनेट मंत्री किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर साहब का होता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब किसके होते हैं? तो एक राजनीतिक दल के मुखिया होते हैं। तो वो जो राजनीतिक दल के मुखिया होते हैं वो उन प्रत्येक विभाग में, कार्यपालिका
कार्यपालिका के हर एक विभाग में अपना एक मंत्री नियुक्त करते हैं, जिसको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। तो दोस्तों, इन कैबिनेट मंत्रियों को संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, अर्थात कि लोकसभा उनसे सवाल पूछती है समय समय पर, ताकि इन पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोकसभा तो प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उन मंत्रियों से सवाल पूछ करके, ठीक है, या उनके कार्यों की आलोचना करके। लेकिन क्या राज्यसभा के पास भी इसी प्रकार के अधिकार है? बताइए, क्या है? तो दोस्तों, हाँ, इतने तो नहीं है जितने लोकसभा में है, लेकिन कुछ अधिकार है। और वो क्यों है? क्योंकि राज्यसभा में भी दोस्तों कुछ मंत्री बैठते हैं। जैसे कि एक बार स्लाइड को पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर, पूरा कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं बचेगा। समझिए इसको। संविधान के द्वारा कार्यपालिका केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई, ये तो आपको आप समझ चुके हैं कि जो कार्यपालिका है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अर्थात कि कार्यपालिका के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। राज्यसभा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सरकारी विधेयकों को ठुकरा या मंत्रिपरिषद को पद से नहीं हटा सकती। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के पास में एक विशेष अधिकार होता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अर्थ यह होता है कि लोकसभा कभी भी सरकार को यह कह सकती है कि भैया अपना विश्वास मत को जो है आप यहाँ पर पारित कीजिए, आपको विश्वास दिखाइए लोकसभा में कि आज भी आपके साथ आपकी सरकार यहाँ पर मौजूद, आपकी सरकार है, अर्थात कि आपके पास में आज भी बहुमत बना हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं अब विश्वास पत्र, ठीक है ना। तो अविश्वास पत्र, अविश्वास का मतलब क्या हुआ? तो अविश्वास का मतलब होगा दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हो जाएगा कि लोकसभा कहती है सरकार से कि अब आपकी सरकार में विश्वास नहीं बचा है, अर्थात ये कि आपके पास में अब बहुमत नहीं है, किसी और दल के पास में बहुमत पहुंच चुका है, तो आप लोकसभा में आइए और अपना विश्वास प्रस्ताव पारित कीजिए कि हाँ, आज भी आपके पास में उतने ही सांसद या उतनी ही सीटें हैं लोकसभा में कि आप अपनी सरकार चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सीटों के द्वारा होता है दोस्तों। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, है ना, जिसकी ज्यादा सीटें हैं उसकी ज्यादा सरकार, उसकी सरकार रहती है, ठीक है। तो ये लोकसभा के पास पावर होती है कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर सके। लेकिन राज्यसभा के पास में ऐसी कोई पावर या ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर सके, ठीक है। तो हालांकि राज्यसभा में भी कुछ मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में भी कुछ मंत्री नियुक्त होते हैं, है ना। मंत्री कर प्रशासन से संबंधित राज्यसभा के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो कुछ मंत्री होते हैं राज्यसभा में भी नियुक्त, जिन मंत्रियों को राज्यसभा के प्रश्नों पर जवाब देना होता है, और राज्यसभा टैक्स कर से संबंधित सवाल कर सकती है इससे, ठीक है। और काम रोको प्रस्ताव के द्वारा वे किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। तो ये कुछ शक्तियां, पूर्ण शक्तियां तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ शक्तियां तो है राज्यसभा के पास भी, जो जिनके द्वारा वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। पता चलिए दोस्तों, क्या क्लियर हो पा रहा है? कोई डाउट तो नहीं रह रहा है इसमें? प्लीज यार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि हाँ सर, कंप्लीटली समझ आ रहा है। अगर कंप्लीटली समझ आ रहा है तो मैं पूरा निश्चिंत हो जाता हूँ कि हाँ, मेरे द्वारा जो थोड़ी बहुत तुच्छ सी मेहनत जो आप लोगों के लिए की जा रही है, वो आप लोगों के काम आ रही है, वो आप समझ पा रहे हैं। नहीं तो पता चले कि यार बस मैं अपने रंग में रंगा हुआ अपने हिसाब से लेक्चर ले रहा हूँ और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से निकला जा रहा है। चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, बस आप तो बस क्लासेस को देखते जा रहे हैं और कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो फिर उसको मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो प्लीज अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि हाँ सर, कंप्लीटली समझ आ रहा है। तो दोस्तों, उससे मैं भी मोटिवेट रहूंगा और मेरा जो पढ़ाने का जो अंदाज है, जो तरीका है मेरे पढ़ाने का, फुल डिटेल के साथ में, फुल लेंथ के साथ में, पूरे डीपली जो पढ़ाने का मेरा तरीका है, उसको मैं इसी प्रकार से बनाए रखूंगा और सभी लेक्चरों को इसी प्रकार से फुल डिटेल के साथ लाता रहूंगा। दोस्तों, जब आपके कमेंट नहीं आते हैं ना, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार कहीं इतना ज्यादा विस्तार से डीपली चले जाना किसी भी टॉपिक के अंदर, वो शायद हो सकता है कि फिर आपको अच्छा ना लगता हो, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपको किस चीज की आवश्यकता, ये मुझे पता है कि आपको क्या देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, भटकाव यूट्यूब पर है, अभी आप यूट्यूब पर भटकाव इतना ज्यादा है क्योंकि यूट्यूब अपने आप में एक महासागर है।
अब उस महासागर में से मोती चुनकर लाना बहुत मुश्किल काम है, अर्थात कि जो आपके काम की जो सामग्री है उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले आपके पास में उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपको 100% भटका देगी। ठीक है, आप खुद सोचिए दोस्तों, हमारी मानसिकता को देखिए। आप देखिए, कोई किसी को, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं और ना ही आप लोगों को मैं गलत ठहरा रहा हूं, लेकिन हमारी सिर्फ हम अपनी मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं। मानसिकता कैसी है देखिए, अगर अभी आप यूट्यूब ओपन करेंगे, यूट्यूब में ओपन करते ही अगर आपको एक लेक्चर दिखता है कि 30 मिनट में राजनीतिक विज्ञान कंप्लीट, तो क्या आप उस वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे? उस क्लास को क्लिक नहीं करेंगे? करेंगे ना, है ना? नहीं करना चाहोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों भले ही वो आप आधे घंटे उसको देखोगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं दोस्तों, 100% आपका भटका हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कौन से विद्वान है जो आधे घंटे में या 1 घंटे में या 10 घंटे में राजनीतिक विज्ञान को कंप्लीट कर सकते हैं? संभव नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, संभव नहीं है। और अगर वास्तव में ऐसी कोई चीज आपके पास में आ रही है ना, तो 100% भटकाने वाली चीज है, 100% भटकाने वाली चीज है। ना यकीन हो आप देख लीजिए, देखिए उसको, आज देखिए, परसों एनालाइज करना, सोचना आपने क्या देखा था, कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो ये फुल लेंथ की जो क्लासेस आती है दोस्तों, जो हम फुल लेंथ के द्वारा आपको समझा रहे हैं, ये आपको एग्जाम के बाद तक भी याद रहने वाली है। जब भी कभी भी अपने भविष्य में कभी भी इस टॉपिक पर आओगे ना, तो 100% आपको ये क्लासेस याद रहेंगी, आपको ये क्लासेस अपने आप याद आ जाएगी। तो कृपया करके प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताते चले कि सर हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी आपको उचित लगे मुझे बताइए जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यसभा की अन्य शक्तियों के बारे में। अब इन सब के अलावा जो वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, इन शक्तियों के अलावा क्या राज्यसभा के पास में और कौन कौन सी शक्ति होती है? तो जरा दोस्तों 5 प्रकार की ये कुछ अन्य शक्तियां हैं, तो इनको भी एक एक करके थोड़ा सा समझ ले, ज्यादा उचित होगा। और चूंकि ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस अन्य शक्तियां हैं तो बस अन्य ही है बिना काम किए, ऐसा नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति, जरा ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ क्रिएट हो गया, निर्वाचन से संबंधित शक्तियां, ठीक है ना? तो निर्वाचन से संबंधित शक्ति कैसी है कि राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। आपको अच्छी तरह पता है भाई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव होता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर के इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना? तो इनके में दोस्तों राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी राज्यसभा में चलाई जा सकती है। राज्यसभा के बिना इनकी महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्यवाही राज्यसभा ही प्रारंभ कर सकती है। किसको? उपराष्ट्रपति को। भाई उपराष्ट्रपति साहब कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस कारण से उनको सभापति के पद से हटाना है, तो इसकी प्रक्रिया राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है। हालांकि ये एक अलग बात है कि राज्यसभा में इस प्रस्ताव का पारित होने के बाद में लोकसभा का समर्थन भी लेना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए हुए अध्यादेश पर राज्यसभा की अनुमति भी ली जाती है, और आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने का अधिकार भी जो है राज्यसभा को होता है। अगर राष्ट्रपति साहब किसी समय को अगर आपातकाल घोषित करते हैं, तो राज्यसभा की सहमति लेनी ही होती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है दोस्तों। चलिए एक नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा और बच जाता है, जिसमें हम बात करेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। विशेष शक्तियां मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा की ऐसी शक्तियां जो लोकसभा के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही प्रदान की है हमारे संविधान ने। ठीक है, तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा। दोस्तों रटने का मतलब गलत मत समझना मेरा, है ना? रटने का मेरा मतलब होता है कि इसको 3 से 4 बार पढ़ लेना, अपने आप ये दिमाग रट लेगा आपका, है ना? आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बार बार मुंह हिला हिला करके, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3-4 बार पढ़ लेना, दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आपको इसकी आवश्यकता होगी ऑटोमेटिक निकल जाएगा बाहर, निकल कर बाहर जाएगा। ठीक है, रटने का मतलब यही होता है। जब कोई चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है, याद करनी होती है ना, तो उसको रटने की अपेक्षा उसको क्या करें आप,
बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ करके 4 से 5 बार उस चीज को पढ़ ले, है ना। और ये बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल दिमाग में ये ना सोचे कि मुझे याद नहीं हुआ, मैं वापस भूल गया। बिल्कुल भूल जाइए आप, 4-5 बार पढ़ लीजिए और बिल्कुल भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है उसकी याद रखने की। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे, जब क्वेश्चन आएगा, जब ये वाला पॉइंट लिखने का होगा ना, तो यहाँ ये जो स्टोर हुआ है ना, जिसको आपको लग रहा है कि भूल गया, दोस्तों वो भूला नहीं है। वो समय आने पर अपने आप आपके सामने आ जाएगी वो चीज, है ना। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको वापस लाने की, वो खुद ही आ जाती है अपने आप। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में, और वो विशेष शक्तियां जो लोकसभा के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कौन कौन सी होती है, जरा चलिए एक सफर इनका भी कर लेते हैं। राज्यसभा को राज्यसभा को दोस्तों दो ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा जो लोकसभा के पास में नहीं है। कितनी शक्तियां? दो शक्तियां हैं। दो ऐसी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास में नहीं है। तो वो कौन सी है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, या 2/3 बहुमत, कौन से 2/3 बहुमत दोस्तों? जितने सदस्य उपस्थित है उस समय में राज्यसभा में, जितने भी सदस्य उपस्थित थे, 245 तो टोटल सदस्य हैं, उनमें से जरूरी थोड़ी ना है कि 245 सदस्य ही उपस्थित होंगे। अब हमारे नेता लोग इतने एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते हैं कि मतलब इतने ऑथेंटिक तो हो नहीं सकते हैं कि वो एक ही टाइम में 245 पूरे के पूरे उपस्थित हो जाए, है ना। तो जितने भी उपस्थित है उनका 2/3, या फिर जितने भी सदस्य हैं कुल जितने सदस्य हैं जैसे कि 245, तो उनका पूर्ण बहुमत। ठीक है, आधे से अधिक इतने सदस्य अगर एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का विषय, राज्य सूची आगे दोस्तों याद रखिएगा, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का होता है। लेकिन यहां देखिए, इसमें राज्यसभा हस्तक्षेप कर सकती है। राज्यसभा कैसे हस्तक्षेप कर रही है कि राज्यसभा को संविधान के द्वारा एक अधिकार दिया है कि अगर राज्यसभा चाहे तो, राज्यसभा के सदस्य चाहे तो, जितने राज्यसभा के सदस्य है, कुल सदस्य है, उनके पूर्ण बहुमत से, या फिर जितने सदस्य उपस्थित है राज्यसभा में उनके 2/3 सदस्य भी अगर ये बोल दे, अगर इस बात पे सहमत हो जाए कि भाई फलाने राज्य की जो राज्य सूची है, इसके इस फलाने का अधिनियम पर या फलाने कार्य पर जो है केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। किसी भी एक चीज को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी राज्य सूची है, भाई राज्य सूची पर जैसे हम शिक्षा को ले लेते हैं, है ना, कि भाई किसी राज्य, हम मान लेते हैं किसी भी एक राज्य का एग्जांपल ले ले, जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, तो भाई मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ नीति लागू करनी है। लेकिन अब ये अधिकार किसका है? ये तो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार स्वयं करेगी। लेकिन अगर लोकसभा में इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाए कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उचित बनाने के लिए, देश के हित के लिए आवश्यक है, तो राज्यसभा दोस्तों इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर सकती है कि राष्ट्रपति साहब इस पर कानून बनाए, या लोकसभा इस पर कानून बनाए। मतलब केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, जिसमें फिर तीनों को मिलना होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के सहयोग से फिर उस राज्य से संबंधित शिक्षा, मतलब मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र सरकार बना पाएगी। तो इस प्रकार के प्रस्ताव की शुरुआत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होता है। इस प्रकार की एक्टिविटी लोकसभा नहीं कर सकती, याद रखना। ठीक है, तो ये एक विशेष अधिकार है किसको? राज्यसभा को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, देखिए यहां पर आपने बात की, है ना, तो ऐसा एक बार में जो राज्य से संबंधित जो कानून बनता है वो एक साल, मतलब कि एक बार में 1 साल के लिए बनेगा वो कानून। राज्य में केंद्र के द्वारा जो कानून बना राज्य सरकार के लिए, राज्य के लिए, तो वो सिर्फ 1 साल तक चलेगा। लेकिन राज्यसभा चाहे तो उसको 1-1 साल के लिए जब तक चाहे तब तक बढ़ा सकती है, अनंत काल तक भी बढ़ा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट राज्यसभा 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण भी कर सकती है। कौन सी? अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण भी राज्यसभा का ही अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है मेरे दोस्त? पता होगा आप लोगों को, भली भांति रूप से पता होगा, जैसे यूपीएससी, एसएससी है जिसका आप एग्जाम देते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो दोस्तों वो कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, पूरे भारत में चलती है वो। एसएससी जिसका एग्जाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एसएससी है, तो उसका भी, वो भी जो है एक अखिल भारतीय सेवा में ही आती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे भारत में लागू है, केंद्र सरकार की योजना है वो।
ठीक है। तो इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण भी जो है हमारी राज्यसभा कर सकती है। यह अधिकार विशेष है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए नहीं। क्लियर है? क्लियर हो पाया ना दोस्तों? चलिए लास्ट एंड नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि उपरोक्त शक्तियां, जो भी शक्तियां हमने अभी तक वर्णित की है, जितनी भी शक्तियां आप लोगों को समझाई है, वो केवल राज्यसभा को इसलिए प्राप्त की गई है, अब ताकि आपके मन में डाउट ना रहे कि ये शक्तियां, जो दो प्रकार की शक्तियों की हमने बात की है, ये सिर्फ राज्यसभा को ही क्यों दी गई है, लोकसभा के पास क्यों नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्त, लोकसभा में एक दल का प्रभुत्व होता है, लोकसभा में एक राजनीतिक दल का प्रभुत्व होता है जिसकी सरकार होती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में प्रत्येक प्रत्येक राज्य का जो है वहां पर प्रभुत्व होता है, मतलब प्रत्येक राज्य की भागीदारी होती है राज्यसभा में। तो अब जो ये व्यवस्था है दोनों प्रकार की, भाई किसी राज्य से संबंधित, अगर किसी राज्य से संबंधित कानून बनाना है तो भाई उसमें जिस जिस राज्यसभा में डिसीजन लिया जा रहा है उसमें उस राज्य की भागीदारी भी है ना। ठीक है। तो राज्यों के हित में, ताकि किसी राज्य के साथ में कोई बेईमानी ना हो, किसी राज्य को जो है किसी भी योजना के तहत किसी भी कार्य में उसको पिछड़े ना। तो उपरोक्त विषयों का संबंध संघीय ढांचे से है, संघीय ढांचे से, और राज्यसभा ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इन शक्तियों के अलावा स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की घोषणा या अध्यादेश की पुष्टि संसद की ओर से कर सके। तो जब लोकसभा विघटित हो जाती है, जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति साहब अगर आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसकी पुष्टि भी राज्यसभा को ही करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों अभी तक का हमारा राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का विवरण कंप्लीट। ठीक है, ये सेकेंड भाग में अब हम ये कंप्लीट कर चुके हैं राज्यसभा वाला पोर्शन। अब इसके बाद में दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा सेशन होगा विधानसभा का, अर्थात कि केंद्र की संसद के बारे में हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। केंद्रीय संसद में दोस्तों सब हम राष्ट्रपति साहब को पहले ही पढ़ चुके हैं, लोकसभा को इससे पहले के लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं, राज्यसभा ये जो तीसरा अंक था स्थायी सदन, इस पर भी हमारा कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। अब कंप्लीट केंद्र के अंतर्गत कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब हम दोस्तों राज्य सरकार की बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो राज्यों के अंतर्गत क्या क्या होता है, जैसे विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, और जहां केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उनके स्थान पर राज्यों में राज्यपाल साहब होते हैं, गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो इस पर दोस्तों अब हमारे राज्य सरकार पर डिस्कशन चालू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा विधानसभा। विधानसभा क्यों होगा, राज्यपाल क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यपाल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति को जब पढ़ा था, राष्ट्रपति के बाद में हमने जो है दोस्तों राज्यपाल को ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, और किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास में यार। चूंकि आपको पता है ये हमारी क्लासें कोई इतनी ओल्ड नहीं हुई है अभी कि 10-20 साल से चली आ रही है, या मैं आपको 10-20 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अभी 6 महीने भी ठीक से, हाँ 6 या साल भर की समथिंग ही हुए, लेकिन अभी वास्तविक रूप से जिस प्लेटफॉर्म का आप लोगों को इंतजार था ना, वो अभी अभी लगभग 6 महीने से ही स्टार्ट हुआ है। इसलिए दोस्तों मुझे आप लोगों का भी मोटिवेशन की आवश्यकता है यार। आप थोड़ा सा, मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर मांगता हूं ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि मेरे कार्य को जो परिणाम मिलेगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका अगर मुझे परिणाम मिलेगा, और मेरा परिणाम सिर्फ इतना सा है कि कितने लोग इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं, कितने लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं, बस इतना पर्याप्त है मेरे लिए। बाकी तो मैं आपसे प्रॉमिस ही करता हूँ कि जब तक मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ, तब तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में दोस्तों जब तक भी पढ़ाऊंगा ना, निःशुल्क ही पढ़ाऊंगा। शिक्षा का मैं कभी कोई पैसा नहीं कोई डिमांड नहीं करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो उस निःशुल्क शिक्षा प्रोग्राम है ये, थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिलेगा, थोड़ा शेयर मिलेंगे, अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा, मेरा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। आज शायद मैं 15 से 20 हजार लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कल से हो सकता है लाखों लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर देखिए दोस्तों, खुद ही सोचिए, जब एक समय था जब मेरे पास में सिर्फ 400-500-600 स्टूडेंट थे, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब पर ही, तो उस समय इतना इतना कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ाता था, इतना विस्तार से नहीं पढ़ा पाता था। ठीक है, इतनी क्वालिटी के साथ में क्लासेस नहीं ला पाता था। ये जो पीपीटी बन रही दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे बन जाती है बस 10-15 मिनट में? मेरे प्यारे दोस्त, एक पीपीटी में 2 से 3 घंटा लगता है हमारी टीम को। ठीक है ना, तो टीम अलग से अरेंज करके करनी पड़ी आप लोगों के लिए, सिर्फ पीपीटी बनाने के लिए, है ना। तो उससे पहले जब कम लोग थे तो मुझे डायरेक्ट बुक से पढ़ाना पड़ता था। क्यों भाई, इतना ना टाइम दे पाता था, ना इतना एक्सपेंस भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज स्टूडियो है, क्यों है? क्योंकि लगभग 20 हजार के आसपास स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों इनको जब देश देश जैसे ही थोड़े लाखों में कन्वर्ट होंगे, मिलियन में कन्वर्ट होंगे स्टूडेंट, तो
कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को ही फायदा होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट पे पूरी कंप्लीट क्लासेस मिलेगी दोस्तों। और एक चीज और मैं बहुत प्यारी सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ आपके नोट्स के लिए। पर उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा अभी आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। जब तक कंप्लीट स्टूडेंट मेरे साथ नहीं जुड़ जाते हैं तब तक दोस्तों मैं आपके लिए वो नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि प्रत्येक सभी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं दोस्तों अपने स्वयं अपने खुद के द्वारा जो है आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करूं, नोट्स तैयार करूं। और उन नोट्स के द्वारा ही आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड होंगे। और उन्हीं नोट्स को आपको विस्तार पूर्वक नोट्स, जो अभी आपकी पीपीटी मिल रही है तो एक क्लास नोट्स है, लेकिन जो कंप्लीट नोट्स होती है उस नोट्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो उसके बाद में अगर जिस दिन मैंने आपके लिए नोट्स बना ली तो मार्केट से आपको कोई बुक परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप हमारे लेक्चर देखेंगे और हमारी नोट्स पढ़ेंगे दोस्तों। 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा पढ़ने की, जिस स्टेप जो हमेशा मैं बताते रहता हूं आप लोगों को कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उसको कंप्लीटली अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो 80 से 90% बीए के अंतर्गत बनाने की गारंटी मेरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाकी व्हाट्सअप नंबर बाकी तो मैं हर लेक्चर में बोलते रहता हूँ, आपको समझते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप है, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर क्लास नोट्स आपको मिलते रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन हमारा विधानसभा पे होगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।